ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं सातवाहन साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक स्थिति और साहित्य और कला के विषय में हम चर्चा करेंगे, जो कि पीसीएस और यूपीएससी मेंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार एमए हिस्ट्री अपने माध्यम से उन सभी स्टूडेंटों को सूचित करना चाहता हूं कि अपनी तैयारी को कंटिन्यू जारी रखें। अपनी प्रिपरेशन के दौरान मानसिक स्थिति को बिल्कुल उत्तम बनाए रखें। कंसिस्टेंसी हमारी तैयारी का प्रथम अस्त्र होगा। निरंतरता के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है सफलता पाने का। आज की तैयारी में निरंतरता और कठिन परिश्रम, ये दो मूल मंत्र हैं सफलता को पाने के लिए। तो आइए चलते हैं। सातवाहन साम्राज्य काफ़ी फल फूल चुकी थी दक्षिण भारत में, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि उसकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी कैसा था, राजा किस प्रकार का होता था, राजा निरंकुश था या कैसे शासन करता था। तो राजा जो है राज्य की शक्ति का केंद्र होता था, राजा ही सर्वे सर्वा होता था, लेकिन राजा निरंकुश नहीं होता था। राजा अपना शासन मंत्री परिषद के माध्यम से करता था और उसके शासन का मुख्य आधार जो था धार्मिक था। धर्म शास्त्रों के हिसाब से शासन होता था। जो धर्म कहता था उसी के आधार पे न्याय होती थी और उसी के आधार में पूरा शासन संचालित होता था। मंत्री परिषद राजा को कंट्रोल करते थे, एडवाइस देते थे और उस एडवाइस को राजा मानता था। आगे बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन कार्य में राजपत्नियां अपनी अहम भूमिका अदा करती थी। इससे पता चलता है कि स्त्रियों का सामाजिक स्थिति बहुत उन्नत अवस्था में थी। स्त्रियां सम्मान के पात्र, यहाँ से पता चलता है। बाद में हम सामाजिक स्थिति में बात करेंगे स्त्रियों के बारे में, बट यहाँ पे जब शासन कार्य में राजपत्नियों का योगदान, यानी कि स्त्रियों की प्रतिष्ठा, चरमोत्कर्ष, आप जोड़िए, लिंक कीजिए। इतिहास क्या है? लिंक का करने का चीज है। उस समय और क्या क्या घटित हुआ। अगर यहाँ पे स्त्रियां राज्य कार्य में हाथ बटा रही है तो यानी कि उसका हर जगह उसकी वैल्यू होगी। आप एक नॉर्मल उदाहरण देखिए। अगर एक स्त्री जो है एसपी या डीएम बनी हुई है, मजिस्ट्रेट है, तो उसकी जो प्रतिष्ठा है वो कितनी है। और अगर वो राजा होगी, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, प्रतिष्ठित, वुमेन एम्पावरमेंट बेस्ट उदाहरण। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी वुमेन एम्पावरमेंट है। सातवाहन साम्राज्य वुमेन एम्पावरमेंट को सूचित करता है। एक यूपीएससी में मेंस में लिखना है तो सामाजिक स्थिति में स्त्रियों की दशा लिख करके उसके बारे में हम विस्तृत रूप से इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं और ये हमारे पॉइंट को एक्सील करेगा। समझ में बात? आगे बात करते हैं। राजा जो अपना आदेश देता था वो अमात्य अधिकारियों के पास अपना आदेश भेजता था। अमात्य अधिकारी उस आदेश को इम्प्लीमेंट कराते थे। अब कहता है महामात्र जो एक राजा, एक उसका अधिकारी हुआ करता था जो बौद्ध भिक्षुओं की देखभाल करता था। और साम्राज्य जनपद और आहार में विभाजित थे। जनपद जो था वो अमात्य महासेनापति के हाथों से कंट्रोल किया जाता था। ऐसी जो प्रशासन का कार्य चलता था, अनेक अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन कार्य, जैसे सब जो पूरा साम्राज्य था जनपद और आहार में विभाजित था। हर जनपद में अमात्य, महासेनापति, महारथी और लोकल अधिकारी नियुक्त कर दिए जाते थे वहाँ का शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए। कर किस प्रकार का था? कर जो लिया जाता था
वो नगद और अनाज के रूप में कर लिया जाता था। जो शिल्पी लोग थे उनसे करूर नामक कर लिया जाता था। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ये जो वनडे एग्जाम होती है जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप, तो करूर नामक कर किससे लिया जाता था, या सातवाहन साम्राज्य में शिल्पियों से कौन सा कर लिया जाता था, तो करूर कर लिया जाता था। ये आप अलग से लिख लेना। अब नेक्स्ट जो आता है, सातवाहन साम्राज्य के प्रशासन में सबसे बड़ी विशेषता वो है स्थानीय शासन, जो कि हम पंचायती राज व्यवस्था और नगर निगम ये सब बात करते हैं, वो सातवाहन साम्राज्य में ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया है। स्थानीय शासन का सुचारू रूप से चलाने के लिए वो शहर और गांव में दो प्रकार का व्यवस्था वहाँ कायम था। एक शहर में शहरी शासन को चलाने के लिए नगर व्यवहारक नियुक्त थे, और गांवों में शासन संचालित करने के लिए पंचायत। नगर शासन जो है, नगर शासन में व्यापारी वगैरह जो थे वो उच्च पदों पे नियुक्त हुआ करते थे। शासन व्यवस्था में सैनिक अधिकारी भी महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे। ये इतना चीज़ें वो इतने जो शासन व्यवस्था कैसे चलती थी इसके बारे में हमने बता दिया। अब है सामाजिक स्थिति कैसी थी। जो समाज था वो व्यवसाय के आधार पे 4 वर्णों में विभाजित था। व्यवसाय के आधार पे याद रखना, जो सातवाहन साम्राज्य था वो उसका जो समाज था किस आधार पे विभाजित था, व्यवसाय के आधार पे। कितने में? 4 प्रकार में। पहले वर्ग में थे वो सामंत और राज्य के अधिकारी थे, जिनमें महाभोज, महारथी और महासेनापति ये सब थे, पहला वर्ग। दूसरा वर्ग जो था वो अमात्यों का, महामात्यों, भंडागारिक, सार्थवा, सौदागर और श्रेष्ठी। श्रेष्ठी की चर्चा करेंगे बाद में क्या होता है। तीसरा जो वर्ग था वो वैद्य, लेखक, स्वर्णकार, किसान, गंधिक और ज्योतिष। तो ये यूपीएससी में अगर प्री में ये क्वेश्चन आ सकता है, पीसीएस में तो नहीं आएगा, यूपीएससी में आ सकता है कि जो किसान थे सातवाहन साम्राज्य में, जो किसान थे वो कौन से वर्ग में आते थे? ये तीसरे वर्ग में आते थे। या गंधिक जो थे, ज्योतिष जो थे, स्वर्णकार थे, वैद्य थे, लेखक थे, वो कौन से वर्ग में आते थे? ये तीसरे वर्ग में आते थे। अब लास्ट जो चौथी वर्ग थी वो मालाकार, बढ़ई, लुहार, मछुआरे, जुलाहे, ये सारे जो थे वो चौथे वर्ग में आते थे। अब वहाँ का परिवार जो था, परिवार का मुखिया गृहपति कहलाता था, और गृहपति का आज्ञा परिवार में सर्वोपरि माना जाता था। उस आज्ञा को कोई काट नहीं सकता था। गृहपति ने जो बोल दिया वो फाइनल है। आप सोचिए, एक सुव्यवस्थित तरीके से समाज चल रहा है। परिवार अनुशासन, राज्य अनुशासन, अनुशासन से ही सारा कुछ बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। जहां अनुशासन खत्म हो, आज आप देखिए परिवार में अनुशासन नहीं है, लोग बड़े की कदर नहीं कर रहे हैं, बुजुर्ग लोग जो बेचारे कुछ बोल रहे हैं उनकी कोई कदर नहीं है समाज में। जहां अनुशासन खत्म वहां सारी चीज धीरे धीरे आपस में मिक्सअप हो जाएंगे, तो सारी चीज़ें फिर बहुत मुश्किल हो जाएंगे मैनेज करना। आज देखिए ना, परिवार, हर परिवार में आपस में भाईचारा नहीं है, आपस में लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हैं। हर आदमी, इतना कमाने के बाद भी हर आदमी परेशान है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन। चलिए आगे बात करते हैं। सामाजिक स्थिति कैसी थी? सामाजिक स्थिति में 4 प्रकार का समाज था। परिवार। स्त्रियों की दशा कैसी थी समाज में? स्त्रियों की दशा बहुत सम्मानजनक। स्त्रियां शासन कार्य में भाग लेती थी। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दिया जाता था। अंतरजातीय विवाह जो है वो प्रचलित थे। विदेशियों से विवाह करना और उन्हें हिंदू समाज में लाना, ये मुख्य सातवाहन साम्राज्य का कार्य था। विदेशी से विवाह, वाह, विदेशियों से विवाह। हम यहाँ दूसरे कास्ट में अगर हम विवाह कर लें, दूसरे स्टेट में कर लें तब दिक्कत, लेकिन वहाँ विदेशों में विवाह हो रहे हैं। कितनी बड़ी सोच! आज की सोच और
235 BC से 300 AD के बीच का सोच, आप सोचिए उस समय का सोच और आज के सोच में क्या डिफरेंस है, कितना आगे था और हम अभी भी कितने पीछे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। विधवा वगैरह सम्मानित स्थिति में थी। जो विधवा हो जाती थी उनका ऐसा नहीं है कि समाज में विधवा हो गई उनकी दयनीय स्थिति, मतलब उनसे भेदभाव या कोई ऐसा कि वो अपशकुन माना जा रहा है, ऐसा समाज में देखा जाता है कि विधवाओं लोग को अपशकुन माना जाता है। उन्हें कोई भी रीति रिवाज वगैरह में उन्हें सम्मिलित नहीं किया जाता है, उन्हें अलग अलग बैठाया जाता है, उन्हें सफ़ेद साड़ी पहना दिया जाता है। लेकिन सातवाहन साम्राज्य के दौरान ऐसा सारी चीज़ें नहीं था। स्त्रियों का सम्मान था। अगर तो स्त्रियों का सम्मान हमें वहाँ पे देख रहे हैं कि शासन कार्य में भाग लेती थी। विधवाओं का अच्छा सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी, सम्मानित किए जाते थे। विधवा लोग सम्मानित में हर जगह सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित होते थे। तो उन जीवन जो है सातवाहन साम्राज्य में आशावादी था। संकुचित विचारधारा से मुक्ति थी। उनकी विचारधारा संकुचित नहीं थी आज के जैसा। चाहे उसके बाद जो है दूसरे साम्राज्य में जो है विचारधारा बहुत संकुचित हो गई थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये सारी चीज़ें एग्जाम का क्वेश्चन है। पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, संकुचित विचारधारा नहीं था, जीवन आशावादी थी, विधवा सम्मानित थी, विदेशी यात्रा पर प्रतिबंध नहीं था, विदेशी व्यापार होता था, जिससे उन्नत अर्थव्यवस्था। लोग खुशहाल क्यों थे? लोगों के पास पैसे थे, अर्थव्यवस्था उन्नत थी, हर चीज़ें सुख सुविधा की चीज़ें तो छोड़ दो, बट बेसिक इम्यूनिटीज़ सारे उनके पास थे। हर लोगों के पास खाने पीने की भरपूर व्यवस्था थी, जीने के लिए खुला हवा, आसमान, हर चीज़ें की व्यवस्था थी। अब आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। आंतरिक एवं विदेशी व्यापार दोनों होते थे। आर्थिक संपन्नता थी, हमने बात किया। मुद्रा जो है वो सोना, चांदी और तांबे का चलता था। सोने के मुद्रा को स्वर्ण कहा जाता था, तांबे और चांदी के मुद्रा को करसापन कहा जाता था। जो एक सुवर्ण में 35 करसापन चांदी के मुद्रा के बराबर होते थे। एक सुवर्ण का जो मुद्रा है 35 करसापन चांदी का जो मुद्रा है उसके बराबर होता था। इसमें मुख्य व्यवसाय खेती, शिल्प, व्यापार था। खेती में चावल और कपास की खेती होती थी। तो आप सोचिए कपास की खेती होती है यानी कि वस्त्र उद्योग भी उस समय होगा, ऐसे लिंक करना है हमें हिस्ट्री में। अब उसके अलावा लुहार का जो व्यवसाय था वो चरमोत्कर्ष, उन्नत अवस्था में थी। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि सातवाहन साम्राज्य में कौन सा व्यवसाय चरमोत्कर्ष अवस्था में थी? तो लुहार का व्यवसाय। लोहा करीमनगर और वारंगल से प्राप्त करते थे लोग। सातवाहन लोग लोहा कहाँ से प्राप्त करते थे? करीमनगर और वारंगल से। ये सारे क्वेश्चन मैं बच्चों और मेरे स्टूडेंट्स, बच्चों में इसलिए बोलता हूँ कि जो बड़े लोग हैं वो मेरी बात का बुरा नहीं मानेंगे। मैं जो 11-12 से लेकर के जो छोटे एग्जाम का तो वो मेरे लिए बच्चे ही हैं, और जो ग्रेजुएशन हो गए हैं वो मैं स्टूडेंट्स बोलूँगा उनको। तो आप ये नहीं करेंगे, वो मेरा लैंग्वेज में है। बच्चे और स्टूडेंट्स मैं दोनों यूज़ करता हूँ। तो मेरी बात को आप लोग ये नहीं कि बच्चे बोल रहे हैं स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, डजेंट मैटर। अगर आपको बुरा लगता है तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर ये चीज़ें आप इम्प्रूव करिए, मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि बदलाव जीवन में चलते रहता है। कोई अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है। इवन भगवान भी अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। बात करेंगे। आर्थिक व्यवसाय श्रेणियों पर आधारित थी। हम बात कर रहे थे श्रेष्ठी के बारे में, श्रेणी के बारे में। प्रत्येक व्यवसाय का अपना एक संगठन होता था जिसको श्रेणी बोलते हैं। नासिक अभिलेख में 4 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। और जो श्रेणी थे, जो जैसे सभी का व्यवसाय है तो उनका एक श्रेणी होता था, श्रेणी को श्रेष्ठी बोलते थे। तो नासिक अभिलेख में 4 प्रकार की श्रेणी, तिल पिसक मतलब तेली, औद्यांत्रिक मतलब पानी खींचने वाले जो यंत्र बनाता है उसको औद्यांत्रिक श्रेणी तो बोलते हैं। कुलरिक, कुम्हार का श्रेणी को कुलरिक बोला जाता है। कोलिक निकाय, जुलाहे की श्रेणी को कोलिक निकाय बोला जाता है। तेली की श्रेणी को तिल पिसक कहा जाता है। तो ये सब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तेली की श्रेणी को
तिल पिसक कहा जाता है। और जो पानी खींचने वाले जो मशीन यंत्र निर्माण करता था उसको औद यांत्रिक कहा जाता है। कुम्हार की श्रेणी को कुलरिक कहा जाता है। अब जुन्नार गुफाओं से 3 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख किया जाता है। अनाज के व्यापारी की श्रेणी को धंजिक कहा जाता है। बांस का काम करने वाला जो श्रेणी है उसको बंसकार कहा जाता है। ठठेरा का काम करने वाले लोग हैं उनका जो व्यावसायिक संगठन है उनके श्रेणी को बोलते हैं कंसकार कहा जाता है। तो श्रेणियों का कार्य जो था अपने हितों की रक्षा करना एवं बैंकों का कार्य करना। तो श्रेणी 2 प्रकार के कार्य करते थे। जो जिस व्यवसाय का वो संगठन का श्रेणी जो था वो अपने हितों का संरक्षण करते थे और उसके अलावे जो है ये बैंक का भी काम करते थे। लोगों की पैसे को जमा करना और उसके ऊपर टैक्स देना, इंटरेस्ट देना, और जिस लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट जैसे आज की बैंक किया करती है उसको पैसे देना और उससे टैक्स लेना। उसके ऊपर भाई पैसे तो फ्री को देगा नहीं तो उसके ऊपर टैक्स लेगा, तो टैक्स लिया करते थे। अब टैक्सेशन सिस्टम कैसा था सातवाहन साम्राज्य में? तो टैक्सेशन सिस्टम जो लोन देती थी, जो अगर जो रिक्वायर्ड पर्सन्स को, रिक्वायर्ड पीपल को जो लोन प्रोवाइड करती थी, जो श्रेणियां, वो धर्म के आधार, जो जाति के आधार पर लोन दिया करती थी। इससे थोड़ा सा हमें पता चलता है कि जो जाति व्यवस्था थी वो समाज में थी। ब्राह्मण जो है उस जाति में काउंट होते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इनको जो लोन दिया, ब्राह्मणों को 2% इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे, क्षत्रियों को 3% के इंटरेस्ट पे लोन दिया करते थे, वैश्य को 4% पे और शूद्र को 5% पे लोन दिया करते थे। ये कभी कभी अगर डीप में क्वेश्चन पूछे तो इससे पूछ सकता है। सातवाहन साम्राज्य के दौरान ब्राह्मण को कितने % पे इंटरेस्ट दिया जाता था? 2%, क्षत्रिय को 3%, वैश्य को 4% और शूद्र को 5%। तो ये ऐसे याद कर लो, 2, 3, 4, 5, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ऐसे याद आराम से याद हो जाएगा। 2, 3, 4, 5, एक को छोड़ दो, जैसे 4 वर्ग है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो एक को छोड़ो, 2, 3, 4, 5, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 2%, 3%, 4% और 5%। तो जो जितना निम्न उसका ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। ये एक थोड़ा सा इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो सामाजिक भेदभाव यहाँ पे जाति व्यवस्था के ऊपर, तो सामाजिक भेदभाव, क्योंकि अगर लोन में भेदभाव है तो सामाजिक भेदभाव है। तो यहाँ पे सातवाहन साम्राज्य में सामाजिक भिन्नता प्रतीत होता है। आगे चर्चा करेंगे। श्रेणी के पास अस्थायी रूप से धन को जमा किया जाता था। अब ये जिसने श्रेणी के पास धन जमा किया उसका जो इंटरेस्ट जो श्रेणी देती थी वो 9 से 12% के इसमें टैक्स देता था। उसवदत्ता ने कुलिक निगम के पास ऐसी 2 धन जमा किया था, और जो धन जमा होता था उसको अक्षय निधि कहा जाता था। हाँ, एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि जो श्रेणियों के पास, हमें जैसे हमारे पास पैसे ज़्यादा है तो बैंक में जमा कर देते हैं और हम इंटरेस्ट देते हैं, उसी प्रकार जो है जो सातवाहन साम्राज्य में जो श्रेणी होते थे वो बैंक का कार्य करते थे। और जब बैंक का कार्य करते थे तो लोगों के पास जो ज़्यादा पैसा होते थे वो श्रेणी के पास जमा करते थे, और वो श्रेणी जो है उसको जो इंटरेस्ट के रूप में, ब्याज के रूप में वो पैसे देते थे। ब्याज के रूप में पैसे कैसे? जैसे बैंक देती है पैसे 6%, 4%, जैसे हमारा जो सेविंग अकाउंट में कितना % मिलता है, उसके बाद FD में कितना मिलता है, ऐसे करके तो वैसे ही वो श्रेणी दिया करती थी। तो श्रेणी जो ब्याज देती थी वो 9 से 12% के इंटरेस्ट पे ब्याज देती थी श्रेणियाँ। तो उसवदात जो था वो कुलिक नामक निगम के पास, कुलिक नामक श्रेणी के पास, निगम श्रेणी के पास ऐसी अक्षय निधि, जिसको जो संपत्ति जो जमा किए, अक्षय निधि उसको बोला जाता है। जो धन जो हमने जो पैसे जमा किया श्रेणी के पास, अक्षय निधि है, वो जमा किए, उसको 2 धन जमा किया था, जिसके सूद से भिक्षुओं के वस्त्र एवं बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र और अनाज दिया जाता। जो सूद आया, ब्याज आया, उसके ब्याज से वो उसवदत्त जो है वो बौद्ध भिक्षुओं को वस्त्र, अनाज और भोजन वगैरह ये सब प्रोवाइड करता था। एक श्रेणी जो थी वो 12% का इंटरेस्ट देती थी और दूसरी श्रेणी 9% का इंटरेस्ट देती थी। तो व्यापारिक बंदरगाह थे उस समय, जो विदेशों से हम बोल रहे हैं कि समुद्र के रास्ते से व्यापार होते थे, और व्यापार जो है बंदरगाह थे कल्याण, भरौच और सोपारा। तो ये कभी कभी हमें अगर मेंस में क्वेश्चन लिखने के लिए आए कि जो व्यापार जो होता था वो किस किस बंदरगाह से होता था सातवाहन साम्राज्य में,
तो कल्याण, भरौच और सपारा, क्योंकि सातवाहन साम्राज्य का जो एरिया था उसको माना जाता है कि पूरब में हिंद महासागर से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक ये सारा जगह जो है वो इसके साम्राज्य के दौरान आते थे और ये सारे जगहों से व्यापार किया करते थे। तो ये इसका व्यापार जो है वो उधर पूरब में लेकर के उधर मलाया उलाया ये सब द्वीपों में ये सारी चीज़ें दक्षिण पूर्व एशिया में व्यवसाय चलता रहता था इसके। अब कैसे वो बाद में हम बताएंगे। उसके बाद धार्मिक दशा क्या थी? धार्मिक दशा उदारता और सहिष्णुता थी, क्योंकि इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का फलन फूलन हुआ। ब्राह्मण एवं वैदिक धर्म का उत्कर्ष हुआ। यज्ञ प्रचलित थे, अश्वमेध यज्ञ, रासु यज्ञ, ये सब हुए। नाना घाट के नासिक अभिलेख में 20 यज्ञों का चर्चा किया गया है। दान प्रथा इसमें प्रचलित था। दान प्रथा जो है बहुत प्रचलित था। अधिकतम दान जो है 11,000 गाय और 24,000 प्रसापन देने का उल्लेख्य है। शैव और वैष्णव धर्म का भी प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म भी उन्नत दशा में थी। बौद्ध धर्म में भी प्रोत्साहन, चैत्य और विहारों का निर्माण हुआ। इसमें हम बात करेंगे जो सातवाहनों में कला और संस्कृति का जो प्रसार हुआ, बेसिकली बौद्ध कला का ही इसमें ज़्यादातर उन्नति हुआ है। तो भिक्षुओं को दान दिया जाता था। कार्ले का चैत्य, गुहा चैत्य श्रेष्ठी भूतपाल ने बनाया था। एग्जाम का क्वेश्चन में आता है कि कार्ले का गुहा चैत्य किसने बनवाया? श्रेष्ठी भूतपाल। श्रेष्ठी एक था, उसका भूतपाल नाम था, उसने कार्ले की गुहा चैत्य बनाया। अनेक विदेशी बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म ग्रहण कर भारत की संस्कृति में विलीन हो गए विदेशी लोग। अब इसके दौरान सातवाहन साम्राज्य के दौरान हम थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते ताकि आपको बोर्डम हो जाए, तो मैक्सिमम 30 मिनट तक वीडियो ये हो सकता है। तो साहित्य इसमें प्राकृत भाषा का इसमें प्रोत्साहन हुआ। गाथा सप्तशती और बृहद कथा और कातंत्र, ये 3 साहित्य का मैक्सिमम इसमें पढ़ा जाता है। गाथा सप्तशती प्राकृत भाषा में लिखा गया हल के द्वारा, और बृहद कथा पैसाजी प्राकृत में लिखा गया गुनाढ्य के द्वारा। कातंत्र जो है प्राकृत में लिखा गया सर्ववर्मन के द्वारा। ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि गाथा सप्तशती की रचना किसने की? तो हल ने। बृहद कथा की रचना किसने की? गुनाढ्य ने। कातंत्र की रचना किसने की? सर्ववर्मन ने। अब शिक्षा कैसा था? शिक्षा मौखिक हुआ करती थी। लौकिक और धार्मिक शिक्षा दिया जाता था। आश्रम में और बौद्ध विहारों में शिक्षा की व्यवस्था होती थी। व्यावसायिक शिक्षा पिता या संबंधी से प्राप्त होता था। कला और स्थापत्य कला, अब ये जो है कभी कभी ये मेंस में क्वेश्चन आ जाता है कि सातवाहन साम्राज्य में कला और स्थापत्य कला किस प्रकार का था। इसके बारे में हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, जय हिंद फ्रेंड्स। बाद में कला स्थापत्य की चर्चा करेंगे।